गोइंग फर्दर वी हैव यूनिक एंटिटीज। जितनी भी यूनिक एंटिटीज होती हैं यूनिवर्स में उन सब के साथ द लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले द सन, द अर्थ, ये सब क्या है? द यूनिवर्स, ये सब यूनिक एंटिटीज है। और जहां जहां यूनिक एंटिटी का नाम लिखा जाएगा वहां पे आप द का प्लेसमेंट जरूर करोगे। सिमिलरली अगर डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस कितने हैं? 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब क्या है? तो जब भी आप डायरेक्शंस या सब डायरेक्शंस की बात करोगे तो उनके साथ भी द का यूज होगा। जैसे द नॉर्थ, द साउथ, या सब डायरेक्शंस की बात करें द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, एटसेट्रा। सिमिलरली डेजिग्नेशंस की जब बात होगी, कोई पोस्ट की बात करोगे तो भी द लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोले द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या है? पोस्ट है, तो इनके साथ भी आप द का यूज करेंगे। टाइटल की अगर बात करो, टाइटल का मतलब क्या होता है? देखो, एक नाम दिया जाता है और नाम के अलावा भी आपको एक उपाधि दी जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम उसके साथ द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा औरंगजेब, औरंगजेब को एक उपाधि दी गई थी, क्या? औरंगजेब दे ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे मतलब वन हु इज काइंड लेकिन स्ट्रिक्ट भी है काइंडनेस के साथ, तो उस कंडीशन में हम ऑस्ट्रे उसको नाम दिया गया था या उपाधि दी गई थी और इससे लिए हमने उसके साथ क्या लगाया? द। या फिर हम बोलते हैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, तो उनका नाम तो सचिन तेंदुलकर है ना, द ग्रेट थोड़ी है। द ग्रेट क्या है? ग्रेट उनको उपाधि दी गई और उससे पहले क्या लगाया? द। तो जब भी टाइटल का बात आएगी तो आप उसके पहले द का यूज जरूर करेंगे। सिमिलरली ऑर्डिनल्स हैं। देखो दो चीजें होती है, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स रैंक होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कार्डिनल्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल के साथ तो आप द नहीं लगाओगे, लेकिन ऑर्डिनल्स के आप साथ द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, एटसेट्रा, सो ऑन। आप जब भी ऑर्डिनल्स को यूज करेंगे, रैंक्स को यूज करेंगे, तो आप उसके पहले द लगाएंगे। सिमिलरली लास्ट आता है हमारा कमिटी, क्लब और ट्रस्ट का नाम अगर लिखा जाएगा तो वहां पर भी आप द का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल द यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो क्या है? ट्रस्ट है, तो द लगाया। या हम बोले द रोटरी क्लब, इनके साथ हम द का यूज जरूर करेंगे। तो यहां पर एंड होता है हमारा यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल को सेंटेंसेस में कहां पर यूज किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि डेफिनेट आर्टिकल जिसका मतलब होता है द का यूज कहां कहां होता है। अब हमारे पास आया हमारा दूसरा पार्ट जो है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल को कहां कहां यूज करते हैं उससे पहले अभी आपने ये भी देखा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? और एन। देखो ए और एन के बीच में डिफरेंस होता है। जब अल्फाबेट की बात करते हो तो वो लगता है ए। कभी पॉइंट नंबर अ बोलते हुए सुना है किसी को? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर ए ही होता है। ए एक अल्फाबेट है, लेकिन जब हम सेंटेंस में पढ़ने जाते हैं तो वो एक आर्टिकल होता है और आर्टिकल हमेशा अ ही कहलाएगा। तो आइए देखते हैं अ और एन का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले आते हैं हम यूजेस ऑफ अ पे। ये कहां यूज होता है? सबसे पहला आपका जो रूल होगा, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, साउंड बोल रहे हैं हम, वर्ड को नहीं ध्यान में देना है, लेटर को ध्यान में नहीं देना है। जो जितने भी वर्ड्स होंगे अगर साउंड उनकी कॉन्सोनेंट की है तो आप उसके साथ अ का यूज करोगे। वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। आई सपोज आपको कॉन्सोनेंट और वॉवल के बीच में का डिफरेंस तो पता ही होगा। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर इनमें से किसी भी वर्ड का साउंड आता है तो वो वॉवल कहलाएगा। अगर इनके अलावा बी, सी, डी ये आते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो चलिए, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो उस कंडीशन में हम उसके साथ अ लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखा है, ही गेव मी अ कप ऑफ कॉफी। तो यहां पर काउंटेबल नाउन कौन सा है? सबसे पहले तो ये बताइए। काउंटेबल नाउन है कप। स्टार्टिंग किससे हो रही है इसकी? क से। क एक कॉन्सोनेंट साउंड है और इसी वजह से उससे पहले क्या लगा दिया है? अ। अब एक और देखते हैं,
he went to dash यूनिवर्सिटी। अब अगर आप यू को देखोगे तो यू तो वॉवल होता है, जैसे कि हमने देखा ए ई आई ओ यू वॉवल है, लेकिन अगर यहां यू की बात करोगे तो यूनिवर्सिटी दैट मीन्स वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, या फिर हम बोले हिंदी में ये य से स्टार्ट हो रहा है, और जब भी य से साउंड आएगा तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर अ ही लगाएंगे। हमने क्या कहा था, सिर्फ साउंड के ऊपर फोकस करना है, इससे मतलब नहीं है कि पहला वर्ड कौन सा है। अगर वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट है तो अ का यूज होगा, नहीं है तो एन का यूज होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो अगेन कॉन्सोनेंट साउंड से रिलेटेड, और क्या कहता है, जितने भी एब्रिविएशंस हैं, एब्रिविएशंस बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, जितने भी एब्रिविएशन है और उनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, अ का यूज करोगे। कैसे, हमने लिखा वेरी सून यू ऑल विल बिकम डैश पीओ, बहुत जल्द आप सभी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बन जाएंगे। तो एब्रिविएशन कहाँ है यहाँ पर, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एब्रिविएशन है ये। स्टार्ट किससे हो रहा है, पी से, और पी का साउंड किससे आता है, प से। क्या प वॉवल है, नहीं है, प किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट का। तो हम क्या लगाएंगे, वेरी सून यू ऑल विल बिकम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, अ पी ओ। तो जब भी एब्रिविएशन स्टार्ट होगा या एक्रोनिम स्टार्ट होगा किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उस कंडीशन में आप उससे पहले अ का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल है रिलेटेड टू एच। एक लेटर होता है, एक अल्फाबेट होता है एच। कभी कभी वर्ड्स को हम स्टार्ट करते हैं एच से और एच को प्रोनाउंस करते हैं, कभी ऐसा होता है कि एच से स्टार्ट किया लेकिन एच को प्रोनाउंस नहीं किया। तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं क्या लिखना है, वर्ड्स बिगिनिंग with letter H and H is not silent। जब कोई वर्ड H से शुरू हो रहा है और H साइलेंट नहीं है, उस कंडीशन में आप उसके साथ क्या लगाओगे, अ का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉरिबल नाइट, अ हॉस्पिटल, अ हॉर्स। यहां पर आप एच को लिखा है और आपने हॉरिबल में एच को प्रोनाउंस किया, हॉस्पिटल में एच को प्रोनाउंस किया, हॉर्स में एच को प्रोनाउंस किया। तो जब एच से स्टार्ट होगा और एच भी प्रोनाउंस किया जाएगा तो उस कंडीशन में आप उसके साथ हमेशा अ का यूज करेंगे। अब जैसा कि हमने देखा था कि अ में हमारे क्या क्या यूजेस थे, अभी हम आते हैं यूजेस ऑफ एन में, लेकिन ये सब आ किसके अंडर रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंडर ही। तो आते हैं फोर्थ रूल पर, जो है रिलेटेड आपके यूजेस ऑफ एन से। पहला रूल आपने अ में क्या पढ़ा था कि जब भी सेंटेंस में वर्ड की स्टार्टिंग एक कॉन्सोनेंट साउंड से होगी तो आप अ लगाओगे, और अगर इसका उल्टा हो जाए, वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, ऐसे शब्द जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होंगे तब आप उसके साथ एन का यूज करेंगे। कैसे, स्टेटमेंट लिखा है मे यू हैव एन एंजॉयबल स्टे। आशा करते हैं कि आपकी यहां पर स्टे क्या रहेगी, एंजॉयबल रहेगी। तो एंजॉयबल है, ई स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। ई से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन इसको नहीं देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन किससे है, ए से, और ए क्या है, वोवेल साउंड है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, एन का यूज किया। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टार्ट किससे हो रहा है, य साउंड से, इसी वजह से इसके साथ अ ही लगाया जाएगा, एन का यूज नहीं करेंगे। अब सपोज करिए यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है और हम स्टेटमेंट लिख दे आई वॉन्ट डैश अम्ब्रेला। मतलब क्या हुआ,
यहां पर भी ये यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, अ से। अब ये क्या हो गया, वॉवल साउंड हो गया, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे, एंड आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला। तो यू का साउंड जब य से आएगा, यू से आएगा, तब हम अ का यूज करेंगे, लेकिन जब इसका साउंड अ से आएगा तब हम इसके साथ एन का यूज करेंगे। अब आते हैं अपने फिफ्थ रूल पर। जैसा कि हमने अ को पढ़ते हुए देखा था, हमने क्या कहा था कि जब एब्रिविएशन या एक्रोनिम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तब हम क्या लिखेंगे, अ यूज करेंगे, लेकिन जब भी वो वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा तब हम क्या लिखेंगे, एन का यूज करेंगे। कैसे, एब्रिविएशन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर कोई एब्रिविएशन एफ, एच, एल, एम, एन, एस, एक्स, आर या एस से स्टार्ट हो रहा हो, तो अब इस कंडीशन में आप बताइए क्या यूज करेंगे हम, इसके साथ अ करना चाहिए या फिर एन करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आपने क्या कहा था कि वॉवल साउंड जहां लगता है उसे हमें क्या करना है, अ फॉलो कराना है, तो इसके साथ भी अ लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सारे ही कॉन्सोनेंट है यहाँ तो, लेकिन लगता क्या है, एन। क्यों, जब हम एफ को प्रोनाउंस करते हैं तो क्या आता है, या एच को प्रोनाउंस करते हैं तब एल को, एम को, एन को, एस को, आर को या एक्स को। जब आपने इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस किया तो इनकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, ए से होगी, नहीं तो अ से होगी, और ए और अ दोनों ही क्या है, वॉवल साउंड है। तो ये वर्ड्स है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन जब एब्रिविएशन में यूज होंगे तो उस कंडीशन में हम इसको वॉवल साउंड के अंडर कंसिडर करते हुए इनके साथ क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोले आई विल फाइल डैश FIR अगेंस्ट यू। आई विल फाइल डैश FIR अगेंस्ट यू, हम तुम्हारे अगेंस्ट FIR फाइल करेंगे। तो ये F से स्टार्ट हुआ और साउंड किसकी आई, ए की, और इसी वजह से हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। आई फाइल एन FIR अगेंस्ट यू, या फिर लिखा हो आई एम एन HMT स्टूडेंट, आई एम एन LLB स्टूडेंट, आई एम टेकिंग एन MBA क्लास, आई एम एन NCC कैडेट, आई एम एन SBI एजेंट, जाइलोफोन या फिर RBI एजेंट। ये सब अगर आप यूज करते हो तो आप हमेशा एन का ही यूज करोगे। क्यों, क्योंकि इन वर्ड्स की स्टार्टिंग अगर एब्रिविएशन में लगा के की जाती है तो ये हमेशा वॉवल साउंड का ही साउंड देते हैं। इसी कंडीशन की वजह से इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। अब आते हैं अपने अगले रूल पर। जैसा कि आपने वहां देखा था, हमारे पास अ में लास्ट रूल क्या था, ये लिखा था कि अगर वर्ड एच से स्टार्ट होता है और एच को प्रोनाउंस करते हैं तो उस कंडीशन में हम उसके साथ अ लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टार्ट तो एच से हो रहा है लेकिन एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, एच को बोलने में यूज नहीं किया जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, अगर अ नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, words beginning with letter H and H is silent। वर्ड्स जो H से स्टार्ट होते हैं लेकिन H उसमें साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं, आर, आर लिखते हो लेकिन प्रोनाउंस क्या करते हो, OUR, हार तो नहीं बोलते कभी भी। या फिर हम बोले ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स एच से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनके साथ एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा तो हम उनके साथ एन का यूज करेंगे जहां पर एच साइलेंट होगा। अब आते हैं अपने सेवेंथ रूल पर, जो ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी पर्सन का नाम तो लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन है। मतलब इन शॉर्ट टर्म्स अगर हम बोले तो वो हमसे फेमिलियर नहीं है, हम उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो उस कंडीशन में कभी आपने भी बोला होगा वहां पर एक राहुल था,
वहां पर एक रोशनी थी। तो यहां पर आप जो एक वर्ड का यूज कर रहे हो ये बता रहा है कि आप उसको पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन आप उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी जहां पर क्या होगा, व्हेन द प्रॉपर नाउन इज नॉट नोन टू द स्पीकर। जब प्रॉपर नाउन जिसके बारे में, जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर वो फेमिलियर नहीं है, अगर वो पर्सनली स्पीकर को नहीं जानता है, तो स्पीकर स्टेटमेंट कैसे लिखेगा? वो लिखेगा देयर वॉज अ राहुल हु वॉज फेमस फॉर हिज ह्यूमर। तो यह स्टेटमेंट का मतलब क्या निकला? देयर वाज अ राहुल, वहां एक राहुल था जो अपने हंसी मजाक के लिए फेमस था। तो वहां एक राहुल था, आप तो उसको नहीं जानते थे ना, लेकिन वहां पे एक ऐसे नाम का लड़का था, और इस नाम को आप फेमिलियर नहीं है, जो बात कर रहा है वो उसको नहीं जानता, इसी वजह से हमने यहाँ पर राहुल के पहले क्या लगा दिया? अ लगा दिया। अब सपोज करो राहुल की जगह अगर हम लिख दे इशिता, तो क्या अभी भी अ लगेगा? अब अ नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर आ गया है आपके पास वॉवल साउंड, और जब वॉवल साउंड आ जाता है तो क्या लगेगा? एन। और सही स्टेटमेंट क्या बनेगा? देयर वॉज एन इशिता हु वॉज फेमस फॉर हिज की जगह हो जाएगा हर ह्यूमर। ठीक है, तो कभी भी ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं लेकिन आप उसे पर्सनली नहीं जानते हैं, तो उस कंडीशन में आप उससे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी 8th रूल की तरफ। कभी कभी आपने देखा होगा हम अ इनडेफिनिट आर्टिकल है जो अ को हम यूज करते हैं किसी चीजों का, किन्हीं चीजों का रेट बताने के लिए। क्यों यूज करते हैं? टू शो रेट ऑफ पर। अब पर की अगर आप बात करो तो जैसे हमें 1 किलो का रेट बताना है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? अ का। फॉर एग्जाम्पल हम बोले 10 रुपीज अ किलोग्राम या अ केजी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने यहां पर किलोग्राम से पहले अ यूज किया है ताकि आप इसका रेट बता सको। तो जब भी आपको पर के सेंस में, मतलब सिंगल यूनिट के सेंस में यूज करना होता है और आप साथ में उसका रेट लिखते हो, तब आप उसके साथ अ का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, 50 सेंट्स अ ग्राम। तो 1 ग्राम का कितना लगेगा? 50 सेंट्स लगेंगे। तो जब भी आप ऐसा काम करेंगे कि आप किसी यूनिट के साथ आप उसके रेट को डिफाइन करने का काम करते हैं, तो वहां पर आप इनडेफिनिट आर्टिकल जो कि अ है उसका यूज करेंगे। अगले रूल पर आते हैं जो कि ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब लिखा तो है, वर्ड जो लिखा है वो वर्ब है, कोई क्रिया है, लेकिन उसको यूज आप एक नाउन की तरह कर रहे हो, एक संज्ञा की तरह कर रहे हो। तो उस कंडीशन में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज उसके साथ करते हैं। कैसे? इफ वी यूज अ वर्ब एज अ नाउन, तो अगर वर्ब को नाउन के जैसे यूज करोगे तब उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। लिखा है ही हैज गॉन फॉर अ वॉक। तो यहां पर ही का मेन वर्ब क्या है? हैज गॉन, वो गया हुआ है। और किस लिए गया हुआ है? फॉर अ वॉक। वॉक भी एक वर्ब है, लेकिन यहां पर हम इसको किसकी तरह यूज कर रहे हैं? नाउन की तरह, कि वो कहां गया है? वॉक करने गया है। तो वॉक से पहले इसीलिए हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया। हम बोले आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम। तो यहां पर भी आई सब्जेक्ट है और आई ने क्या किया? हैड। उसने की क्या? अ लॉन्ग टॉक। तो टॉक करना मतलब बात करना, लेकिन बात करने के पहले आपने अ लगा दिया। क्यों? ये क्योंकि यहां पर टॉक एक नाउन के जैसे यूज हुआ है। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, आई एम गोइंग फॉर अ बाथ। तो यहां पर अगेन आई क्या है? सब्जेक्ट, और मेन वर्ब क्या है? एम गोइंग। तो गोइंग तो आपने यूज कर लिया एज अ वर्ब, लेकिन वो गया कहां? आई एम गोइंग, मैं कहां जा रही हूं? फॉर अ बाथ।
तो यहाँ बात वर्ब हो गया, लेकिन यूज कैसे हुआ है, नाउन के जैसे। तो जब भी वर्ब को यूज करोगे नाउन के जैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर वॉक, टॉक या बात को किया है, उस कंडीशन में हम उससे पहले क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, ताकि उसको नाउन की तरह रिप्रेजेंट किया जा सके। अब आते हैं हम अपने लास्ट रूल पे, इनडेफिनिट आर्टिकल का कहाँ यूज किया जाता है। तो लास्ट रूल ये कहता है, कभी कभी सेंटेंस में हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि हाउ, सच या क्वाइट। तो इन कंडीशंस के बाद अगर आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हो, तो इसके बाद एक एडजेक्टिव भी यूज होता है, और इस एडजेक्टिव के बाद हम एक नाउन का भी यूज करते हैं। तो ये एक फॉर्मेशन है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जो अक्सर आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोले ही इज सच अ ब्रिलियंट बॉय। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सेंटेंस कहां से लिया गया है, यहाँ हमने यूज किया सच का, वेरी गुड। उसके बाद हमें यूज करना चाहिए था अ का, तो यहाँ पर हमने अ का भी यूज किया है, और उसके बाद एक एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए था, जो कि है क्या, ब्रिलियंट। तो वो लड़का कैसा था, ब्रिलियंट था। और नाउन क्या है जिसके लिए ये एडजेक्टिव यूज किया गया है, वो है बॉय। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जब भी आप हाउ, सच या क्वाइट का यूज सेंटेंस में करते हो। उसके बाद आपको अ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है, उसके बाद एक एडजेक्टिव लगेगा, और उसके बाद एक नाउन। अब देखो अ की जगह एन भी हो सकता है, कौन से कंडीशन में, जब आपका एडजेक्टिव वॉवल साउंड देने लगेगा। अभी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड थी ब, ब्रिलियंट की, इसलिए हमने अ का यूज किया। यहीं पे अगर वॉवल साउंड आ जाए तो हम एन का यूज करने लगेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज नहीं करते हैं। ओमिशन का मतलब यही होता है कि कहां पर आप उसको हटा दोगे। उसके भी कुछ रूल्स आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे ओमिशन ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल का, मतलब ए और एन या फिर अ और एन का यूज सेंटेंस में कहां पर नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन और सबसे बेसिक कंडीशन है कि हम प्लूरल नाउन्स के साथ किसका यूज नहीं करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। प्लूरल नाउन्स डू नॉट यूज indefinite article with them. For example, अगर हम स्टेटमेंट ऐसा लिख दे, अ cars are parked there, तो इस स्टेटमेंट में लिखा है अ cars are parked there, cars लिखा है, ढेर सारी गाड़ियां हैं, तो अ तो वन को बताता है या कोई भी एक को बताता है। जब कार्स लिखा है, प्लूरल लिखा है, तो आप एक कैसे कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। इसी कंडीशन की वजह से हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को कार्स मतलब प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं करते हैं। और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस स्ट्रेट अवे कार्स से, और सही सेंटेंस क्या होगा, कार्स आर पार्क्ड देयर। नेक्स्ट है, अगर कभी भी मटीरियल नाउन का यूज किया जाएगा तो उसके साथ भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटीरियल नाउन। उससे पहले ये याद कर लेते हैं कि मटीरियल नाउन क्या होता है। अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि अगर कोई भी ऐसा नाउन दिया हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसका नाम लिखा हो, और वो चीज फर्दर प्रोसेस करी जा सकती है, अगर किसी चीज पे आप फर्दर प्रोसेस करके उसको किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन के साथ हम कभी अ या एन का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम बोले इट इज अ गोल्ड, तो क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, इट इज अ गोल्ड? नहीं लग रहा है। क्यों? गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, और अ और एन कहां यूज होते हैं, जहां पर आप काउंटेबल नाउन्स का यूज करते हैं, इजंट इट? तो जनरल प्रिंसिपल यही कहता है, और इसी वजह से हम इसके साथ अ नहीं लगाते। चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा है द स्टैच्यू इज मेड ऑफ एन आयरन। स्टैच्यू बनाया गया किसके, किससे?
आयरन से। तो आयरन अगेन यहां पर काउंट किया जा सकता है? नहीं, आयरन को आप मेजर करते हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो, है ना। तो यहां पर भी आप एन का यूज इससे पहले नहीं कर सकते। जब भी मटेरियल नाउन आएगा उस कंडीशन में आप कभी भी उसको इनडेफिनेट आर्टिकल अ या एन के साथ प्लेस नहीं करोगे। अब आ गए हम अपने तीसरे रूल पर, जो कि ये कहता है कि कुछ चीजें होती हैं अगर उनका नाम आप सेंटेंस में यूज करते हो तो उनके नाम के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो कौन सी ऐसी चीजें? नेम्स ऑफ द वर्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, मील्स, सब्जेक्ट्स एंड इट इज लैंग्वेजेस। तो अगर आप स्पोर्ट्स, मील्स, सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस के नाम को सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप वहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, आई एम प्लेइंग अ टेनिस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आई एम प्लेइंग अ टेनिस? नहीं, आप सिर्फ ये बोलते हैं कि हम टेनिस खेल रहे हैं, मैं टेनिस खेल रहा हूं, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे मैं एक टेनिस खेल रहा हूं। नहीं हो सकता ना, इसी वजह से हम इसके साथ अ का यूज नहीं करते। सिमिलरली अगर हम मील्स की बात करें, आई एम गोइंग फॉर अ लंच। मैं एक लंच करने जा रहा हूं कि मैं लंच करने जा रहा हूं? मैं लंच करने जा रहा हूं। आप अ का यूज नहीं करोगे। इसी से याद आया, मील्स कितने तरह के होते हैं, कोई बता सकता है? देखो, कुछ लोग बोलते हैं 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेसिकली वी हैव 4 मील्स। कौन कौन सा? ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर। तो ये 4 चीजें होती हैं जो हम मील्स के अंदर काउंट करते हैं। और जब भी मील्स का नाम लिखोगे तो उससे पहले अ का यूज या एन का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली सब्जेक्ट्स पे अगर आए तो सब्जेक्ट्स की वो कंडीशन होती है कि अगर आप बोल रहे हो शी इज टीचिंग एन इंग्लिश, वो एक इंग्लिश पढ़ा रही है या वो कोई एक इंग्लिश पढ़ा रही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंग्लिश इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में आप एन उसके साथ यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली हमारा लास्ट जो लाइन है या लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि लैंग्वेजेस के साथ भी नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? देखो, स्टेटमेंट लिखा है शी स्पीक्स अ हिंदी। तो अगर स्टेटमेंट को देखो, इसमें लिखा है वो हिंदी में बात करती है, शी स्पीक्स हिंदी। तो हिंदी तो करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप अ लगा दे रहे हो तो उस कंडीशन में वो गलत हो जाएगा। तो जब भी आप स्पोर्ट्स, मील्स, सब्जेक्ट्स या लैंग्वेजेस के नाम को यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अपने अगले रूल पर, जहां पर हमें यह देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल और कहां यूज नहीं होता है। तो फोर्थ रूल इसको जस्टिफाई करता है और कहता है कि अगर आप किसी 2 ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हो और वो यूज किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए हो रहे हैं, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो कोई सिंगल पर्सन है, सिंगल यूनिट है, लेकिन उसके बारे में आपने कई सारी बातें बोल दी, मतलब हो सकता है एडजेक्टिव आपने कई सारे यूज कर लिए, तो इन एडजेक्टिव्स में हर एक के साथ क्या आर्टिकल लगेगा या सिर्फ एक के साथ लगेगा? तो यही कंडीशन हमें देखनी है। व्हेन मोर देन वन नाउन और एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन यूज किए जा रहे हैं या एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं, तो आप किसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे? सपोज हम बोले रीमा इज अ सिंगर एंड अ डांसर। तो रीमा के लिए 2 बातें बोली गई है, सब्जेक्ट हमारे पास एक ही है रीमा, और इसी के लिए 2 स्टेटमेंट बोले गए हैं, एक तो वो सिंगर है और एक वो डांसर है। तो दोनों बोली तो उसी के लिए जा रही हैं, मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट किसी एक ही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप दूसरे के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते और सही स्टेटमेंट क्या बनता है? रीमा इज अ सिंगर एंड डांसर। सिमिलरली सपोज करिए आपको बताना है कि कोई एक पर्सन है और वो 2 काम करता है। बोलना है शी इज एन एंकर एंड अ टीचर। तो अगेन
जिसके बारे में आप बात करें शी है तो वो एक ही ना, तो उस कंडीशन में हम दूसरे वाले के साथ अ का यूज नहीं करते। सपोज करो कोई एक पर्सन है और एक पर्सन को आपको पॉइंट आउट करना है, दिस इज द एक्टर एंड द सिंगर। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं दिस इज द एक्टर एंड द सिंगर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इज से ये बता दिया है कि आप किसी एक ही पर्सन की बात कर रहे हो और दूसरे के साथ आप द का यूज नहीं करोगे, दूसरे के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो सही स्टेटमेंट क्या बनेगा? दिस इज द एक्टर एंड सिंगर, मतलब एक ही इंसान है, वो एक्टर भी है और सिंगर भी है। अभी हमने देखा कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब अ और एन का यूज कहां नहीं करते हैं। अब ओमिशन का ही दूसरा पार्ट है, डेफिनेट आर्टिकल कहां यूज नहीं होगा। मतलब हम कुछ सेंटेंसेस में द का यूज भी नहीं करते हैं। तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं और किस तरह से ये फॉर्म होते हैं? तो सबसे पहला रूल जो कुछ इनडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड है कि जब भी हम किनका किनका स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस या फिर मील्स का नाम लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम उसके साथ द का यूज नहीं करते। जैसा कि हमने कहा था अ और एन का यूज नहीं होगा, तो उसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल का यूज भी वहां पर नहीं किया जाएगा। नॉट यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ व्हाट? स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड मील्स। फॉर एग्जाम्पल हम बोले आई स्पीक द इंग्लिश, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आई स्पीक द इंग्लिश नहीं होगा, आई स्पीक इंग्लिश होगा। सिमिलरली अगर एक और स्टेटमेंट लिया जाए, द हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज। अगेन द हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, ये गलत है। क्या होगा? हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज। तो कभी भी लैंग्वेजेस का नाम लिखे, स्पोर्ट्स का नाम लिखे या मील्स का नाम लिखे, जैसा कि अभी बताया था आपको 4 तरह की मील्स होंगी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और सपर। तो अगर आप इनका किसी का भी यूज करते हैं, इनका नाम यूज करते हैं, तो वहां पर आप द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा कि आप लैंग्वेजेस के नाम के साथ द का यूज कर रहे हो। जैसे कि हमने स्टेटमेंट लिखा, द इंग्लिश वर नॉट हैप्पी विथ द फ्रेंच। द इंग्लिश वर नॉट हैप्पी विद द फ्रेंच। अब ये कंडीशन यहां पर सही है। क्यों सही है? यहां पर हम इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है यहां द लगा रहे, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज उससे पहले भी द लगा रहे। अब यहां पर हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंग्लिश मैन, जो इंग्लिश लोग हैं वो फ्रांस के लोगों से खुश नहीं है। तो जब भी लैंग्वेज से पहले द लगेगा तो ये यूज हो सकता है किस कॉन्टेक्स्ट में? जब आपको उसकी नेशनैलिटी की बात करनी होगी। जितने भी इंग्लिश लोग हैं नेशनैलिटी हो गई, जितने भी फ्रांस के लोग हैं वो नेशनैलिटी हो गई। तो उस कंडीशन में आप लैंग्वेज से पहले द लगा सकते हो। तो क्या स्टेटमेंट बनेगा? इट कैन बी यूज्ड बिफोर लैंग्वेजेस while referring to its nationality। जब भी लैंग्वेजेस नेशनैलिटी की बात कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में आप द का यूज लैंग्वेजेस के साथ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा। वैसे तो स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, मील्स के साथ द या ए और एन इन दोनों का, इन तीनों का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको नेशनैलिटी की बात करनी है तो उस कंडीशन में आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज लैंग्वेजेस से पहले कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पे, जो कि ये कहता है कि अगर आप मंथ का या डे का नाम लिखते हैं स्टेटमेंट में तो भी आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज उसके साथ नहीं करेंगे। नॉट यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ डे और मंथ। और अगर इसमें एक और कंडीशन ऐड करें तो क्या होगा? विथ द पार्ट ऑफ डेज। पार्ट ऑफ डेज के साथ भी द का यूज नहीं होता है। आइए कुछ देखते हैं एग्जांपल्स जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। हमने लिखा द मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक।
तो एक हफ्ते के सबसे पहले दिन की बात करी गई और मंडे लिखा गया, तो इस कंडीशन में द का यूज होना यहां पर गलत है। या फिर अगर हम बोले आई विल टेक अ टेस्ट ऑन मंडे, तो क्या मतलब हुआ? ऑन मंडे, वो तो सही है, लेकिन ऑन द मंडे अगर लिख दे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सिमिलरली एक और लिखते हैं, द डिसम्बर इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगेन यहां पर आपने दिसंबर लिखा जो कि एक मंथ का नाम है, इस कंडीशन की वजह से यहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जब भी आप डे की या मंथ की या फिर पार्ट ऑफ डे की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज उससे पहले नहीं करेंगे। अगला रूल हमारा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, डू नॉट यूज द विथ द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स के नाम से पहले भी आप द का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला द मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो इंटरेस्टिंग होती नहीं, बहुत बोरिंग होती है, isn't it? लेकिन हमने स्टेटमेंट लिखा है द मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और उससे पहले आपने लगा दिया द, जो कि स्टेटमेंट को गलत कर देगा। अगर आपने जनरली मैथमेटिक्स लिखा है और उसके बाद आप इज लगाते हो तो ये कंडीशन कहती है कि ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने इससे पहले क्या लगा दिया, पोजेसिव केस। अगर आपको याद हो पोजेसिव केस प्रोनाउन में हमने आपको पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउन का एक केस होता है पोजेसिव केस, माई, योर, हिज, हर, ये सब क्या है, पोजेसिव केस। अगर आपने पोजेसिव केस लगा दिया सब्जेक्ट के नाम से पहले तो इस कंडीशन में जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होना चाहिए। जनरल सेंटेंस आप लिख रहे हो द मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो द नहीं लगेगा, और सिर्फ मैथमेटिक्स लिखा है तो ये एक जनरल सेंस की बात हो गई कि मैथमेटिक्स सभी के लिए क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर हम बोले माई मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, मेरी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो हमने यहां पर एक टर्म को स्पेसिफिक कर दिया, मैथमेटिक्स बताई लेकिन मैथमेटिक्स पोजेसिव केस के साथ बताई मेरी, तो उस कंडीशन में आपने सब्जेक्ट का नाम लिखा, यहां पर इज नहीं लगेगा। आई नो ये सेंटेंस थोड़ा एब्सर्ड साउंड होगा, साउंड करने में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे लगेगा आर और सेंटेंस बनेगा माई मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। तो कभी भी आप सब्जेक्ट के नाम से पहले अगर पोजेसिव केस का यूज करते हो तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाओगे। अगर उसकी बात इन जनरल सेंस करी जा रही है, किसी एक को पर्टिकुलर करके नहीं करी जा रही है, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अगले रूल पर आते हैं, हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जनरल सेंस में अगर यूज किए जाएं तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये जुड़ जाती है कि अगर आप उसको स्पेसिफिक कर दो तो उस कंडीशन में आप उसके साथ द का यूज कर सकते हो। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? वर्ड्स लाइक लाइफ, डेथ, सोसाइटी, प्राइड, गॉड, लव, साइंस। अगर आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर अगर हम बोले मनी, अगर इनका यूज इन जनरल सेंस किया जाता है तो इन वर्ड्स के साथ हम द का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट लिखा द लव इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ। लव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सांस लेना है। तो यहाँ पर लव की बात तो जनरल सेंस में करी गई है ना, हम किसी को स्पेसिफिक थोड़ी बोल रहे हैं। प्रेम हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोले द लव ऑफ मदर इज इनकम्पेरेबल, तो इस कंडीशन में यहां द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो आप लव की जनरल सेंस में बात कर रहे थे, बट यहां लव आपको एक पर्सन से यूनाइट कर रहा है। आप यहां पर इसको एक स्पेसिफिक चीज से या नाउन से एसोसिएट कर रहे हो, और जब ये स्पेसिफाइड हो जाता है उस कंडीशन में उसके साथ द का यूज
करते हैं। तो क्या लिखेंगे? when specified it uses the with it। तो जब भी स्पेसिफाइड होगा, जब भी किसी एक चीज के साथ जोड़ दिया जाएगा, तब इसके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले रूल पर, जो कि ये कहता है कि अगर किसी चीज का निर्माण हुआ है और हम उस जगह पर उसी काम के लिए जाते हैं जिसके लिए वो बनी है, अगर हम किसी जगह पर उसी काम के लिए जाते हैं जिस चीज के लिए वो बनी है, तो उस कंडीशन में उस प्लेस से पहले द का यूज नहीं होगा, वरना आप उसके साथ द का यूज करेंगे। क्या रूल आता है? इफ वी विजिट अ प्लेस फॉर द प्राइमरी पर्पस, it is meant for, do not use the, else use the with it। अगर किसी जगह पे जाते हो और उसी काम के लिए जा रहे हो जो उसका प्राइमरी पर्पस है, तो उस कंडीशन में हम उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे, वरना उसके साथ द का यूज होगा। कैसे? सपोज करिए स्टेटमेंट लिखा है I went to the temple to worship। I went to the temple to worship। तो यहां पर आप कहां गए? टेम्पल गए। टेम्पल का काम क्या होता है? वर्शिप करना, पूजा करना, और वही काम करने आप गए थे, मतलब उसका प्राइमरी पर्पस पूरा हुआ। तो इस कंडीशन में आप यहां पर द का यूज नहीं करोगे। सिमिलरली अगर हम स्टेटमेंट लिखे I went to the hospital to consult a doctor। अब बताइए, यहां पर स्टेटमेंट लिखा है I went to the hospital to consult a doctor। तो हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया है? डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया है, और उसी काम के लिए वो गए थे। तो अगेन यहाँ प्राइमरी पर्पस पूरा हो गया, तो हम हॉस्पिटल से पहले द का यूज नहीं करेंगे। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, हमने लिखा I went to the market to meet him। अब बताओ, यहां मार्केट लिखा है, मार्केट किस लिए बनाई गई है? शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हमारे जाने का पर्पस क्या था? टू मीट हिम, किसी से मिलने का। तो इसका प्राइमरी पर्पस तो ये पूरा नहीं हुआ ना, जो जगह बताई गई उसका प्राइमरी पर्पस ये नहीं था। तो इस कंडीशन में हम इसके पहले द का यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी जगह पे जाते हो, उसी काम के लिए जाते हो जिस काम के लिए वो बनाई गई है, उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, तो आप उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे, वरना उसके साथ द का यूज हमेशा किया जाएगा। अब आते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल के लास्ट ओमिशन पे, और ये कहता है कि अगर आपने डायरेक्शंस का यूज डायरेक्शंस की तरह ना करके आपने उनका यूज एक एडजेक्टिव के जैसे किया है, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ द का यूज नहीं करते। इफ डायरेक्शंस मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर आप इनका यूज आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, अगर ये एडजेक्टिव्स के जैसे यूज होते हैं, तो आप इनके साथ द का यूज नहीं करेंगे। कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का एडजेक्टिव क्या होगा? नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो अगर आप इन कंडीशंस में इनको यूज करते हैं, तो फिर हम इनके साथ यूज नहीं करेंगे। नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एटसेट्रा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। हमने लिखा We are talking about the northern hemisphere। तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? हेमिस्फीयर की बात हो रही है, और कौन सा हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न। तो ये एडजेक्टिव हो गया कि नहीं? और जब एडजेक्टिव हो गया तो यहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, राजस्थान is in the western India। तो यहां पर हमने बात किसकी करी? इंडिया की। इंडिया कौन से इंडिया की? वेस्टर्न इंडिया की। अगेन यहां पर हमने वेस्टर्न का यूज किया, मतलब एक डायरेक्शन का यूज किया, लेकिन एक एडजेक्टिव के जैसे। तो इस कंडीशन में भी हम यहां पर द का यूज नहीं करेंगे।
तो आई होप आपको समझ में आया कि हम इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स को कहाँ पर यूज करेंगे और इनका ओमिशन मतलब इनका यूज कहाँ पर सेंटेंस में नहीं होगा। तो चलिए इसी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं कुछ और एक्सरसाइजेस, जिससे आपको पता चलेगा कि इन रूल्स का बेसिक सेंटेंसेस में या फिर सेंटेंसेस जो आपके एग्जाम में आते हैं उनमें किस तरह से यूज किया जाता है।